वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ़ मामलात पर और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। जो प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं वो ये जानते हैं कि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा तरतीब दिया है कि इसमें बात होती है कुछ जनाब आपकी सेहत के हवाले से, सेहत के जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ जो सियासी मामलात हैं, समाजी मामलात हैं और दीगर मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम था उसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया, उस मुनासबत से प्रोग्राम रखा गया और उस पर हमने बात की। और आज का जो मौजू है वो एक दफ़ा फिर जो हमारे सियासी मामलात हैं वो रहेगा और साथ साथ जो कोरोना वायरस की वजह से जो इस वक्त जारी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, बिलखुसूस सूबा सिंध में और उसके जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसमें जो सूरत हाल है उस हवाले से ख़ास तौर पे हमने गुफ्तगू करनी है। अब जारी मामलात में एक बड़ा मसला जो है वो वैक्सीनेशन का बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया में ज़राए इब्लाग में जो ख़बरें चलाई गईं उसमें जो सर फ़हरिस्त ख़बर थी वो ये कि मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों का रश जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वहाँ पर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो रही है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके ऊपर फिर एक नई बहस का आगाज़ हुआ कि ये किस तरह मुमकिन है जब वफाक सूबों को मतलूबा जो वैक्सीनेशन है फ़राहम कर रहा है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसमें कोई कमी बेशी हो। ये तमाम मामला जो है वो कल ज़ेर बहस आए हैं। इससे जुड़े और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर आज बात की जाएगी। ख़ास तौर पे शहर कराची के जो इंतज़ामी मामलात हैं उस हवाले से एक अहम ख़बर जिसको समझा जा रहा है वो ये, मुर्तज़ा वहाब साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है और अब कि ये जो मामलात हैं वो ये कैसे हल कर पाएंगे। इतने सारे मामलात हैं और कुल इख्तियार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुक्मरान जमात है सिंध के अंदर उसके पास है। तमाम इख्तियारात होने के बावजूद अगर वो डिलीवर नहीं कर सकी तो ये कैसे मुमकिन है कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के बाद वो ये सारे मामला जो है वो ठीक कर पाएगी। ये तमाम सवालात हैं जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू कर ली है। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में यहाँ हमने मधु का रखे हैं। हमारे साथ आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हैं और उनसे आज बात होगी इन तमाम मामलात पर। मैं बात कर रहा हूँ जनाब नईम आवान साहब की, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम आवान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नहीं मेहमान, सबसे पहले तो जो सवाल जैसे मैंने अभी इब्तिदाइया में जिसका तस्करा किया कि वैक्सीनेशन के हवाले से, ये कोरोना वायरस के ऊपर सवाल ये है क्यों सियासत की जा रही है। अगर कहीं से शिकायत आती है कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है तो इसकी क्या वजूहात हैं? पहले तो मैं चाहूँगा इसको ज़रा एक्सप्लेन करें ना, क्योंकि वफाक की तरफ से बयान आया है कि हमने तो उनको जितनी मतलूबा वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड थी, वैक्सीन रिक्वायर्ड थी वो उनको दी है, लेकिन अगर उसके बावजूद कमी बेशी आ जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है, इनको ख़ुद से कुछ करना पड़ेगा। उस सिलसिले में क्या हो रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जुम्मा मुबारक और गुड मॉर्निंग। यासर भी बात ये है कि वबाएँ आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। आलमी वबाएँ हो, नगानी आफ़ात हों, ये दुनिया के साथ मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। जो नगानी आफ़ात होती हैं वो भी दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा करके जाती हैं और वबाएँ, वो वबा जो जिसको WHO जो है वो बता दे कि अब बात ये कि आलमी वबा है और आलमी वबा के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। अब एक वबा आई जिसको अब 2 साल आलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट होने को हैं इसको, और इस वबा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर मज़ीद जैसे आइन में तरमीम होती है, कानून साजी होती है, तो इसमें भी तरमीम दिन ब दिन तरमीम होती जा रही है। दिन ब दिन से मुराद ये, अभी आपने देखा कि डेल्टा वायरस जो है चौथी किस्म इसके अंदर निकल के आई और इस सारे क्राइटेरिया के अंदर बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम समझने की कोशिश भी, बात ये कि हम लोग कर रहे हैं। ख़ासतौर पे साइंस जैसी जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त उसको भी फेल इन्होंने इस वबा ने करके रख दिया है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि वबा जो है वो उसकी किस्म क्या है और ये आया कहाँ से और कैसे इसकी शक्ल क्या है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ये कोरोना वायरस की चौथी इकसाम जो इस वक्त डायग्नोस हुई है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें रेंज ऑफ जो ज़्यादातर केसेस हैं वो जो है वो कराची की तरफ उसने हिट किया। और कराची के अंदर ऐसा है कि बात ये, हमारी जो यहाँ पब्लिक है, जो हमारी यहाँ शहरी इलाके हैं ख़ास तौर पे,
ये बड़े सुकून से बैठे थे इन सब चीज़ों को लेकर। हम आज से 2 साल पहले भी यही बात कर रहे थे कि खुदा के लिए इंसान बचाना है, मैशत बनती रहेगी, कारोबार, बिजनेस, तिजारत सब ज़िंदगी के साथ होता रहेगा और चीज़ें अपनी जगह जल्द अपनी जगह आ जाएंगी। अब क्योंकि बात ये है कि जो वैक्सीन हमने इनसे डिमांड की थी और ये तो अब इनको 4-5 साल महीने बाद इनको समझ में आई कि वैक्सीन की हमें ज़रूरत है। ख़ासतौर पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारी जो मरकज़ में हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और ये इंतज़ार में थे कि कोई फ़ितरा, कोई ज़कात, कोई बात ये है कि फ़ितराने की कोई वैक्सीन का कोई जहाज़ भर के भेज दे तो आए तो फिर हम लगाना शुरू करें लोगों को टीके। अब यहाँ हालत ये है कि जब वैक्सीन यहाँ पहुँची है और जिस रेंज में हमें यहाँ दी गई है, हम ये चाहते थे कि हमने इनको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किए थे और हम ये चाहते थे कि कराची से लेकर कश्मीर तक तमाम जितने भी हमारे अजला हैं इसमें कम से कम भी स्टार्टिंग में 35 जो है वो सेंटर जो है ना वो होने चाहिए, वैक्सीन सेंटर हमारे होने चाहिए जब वैक्सीन लगे। और इसके अंदर बात ये कि अब कराची से अगर मैं कश्मीर की बात करूं, यहाँ मरदमशुमारी हालांकि 10 साल बाद होती है, 18 साल बाद मरदमशुमारी हुई है, बहुत सारी सफारिशात हमारी भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम भी कोर्ट में खड़े हुए हैं कि मरदमशुमारी ठीक नहीं है। और यहाँ जो काउंटिंग हुई है उस काउंटिंग के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो परेशानी उठानी पड़ती है। अब इसमें जो हम चाहते थे जिस तरीके से, तो उस तरीके से उस क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं हुआ। हमने इनसे वैक्सीन डिमांड की कि फर्स्ट जो है वो रेंज में हमें कम से कम भी जो है 25 लाख वैक्सीन आप यहाँ भिजवाएं, और यहाँ में फर्स्ट के अंदर भिजवाई 5 लाख, जिसकी बिना पर हम 35 की जगह हम गए 7 जो है वो सेंटर के ऊपर। 7 के बाद फिर हमने इनको इंक्रीज़ किया, जैसे वो वैक्सीन देते रहे और इसी तरीके से फिर बढ़ाते बढ़ाते अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है वो 17-18 पर हमने इस वक्त जो है वो लीड कर लिया है। और इसमें हुआ ये कि जब ख़ास तौर पे यहाँ हमारी जो आवाम है, अब ये देखें कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा होता है बड़ा बड़ा कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी तरीके से वो हर चीज़ जो मंशियात हो, चाहे वो आपकी वाइन की, शराब की बोतल क्यों ना, लिखा होता है बड़ा बड़ा ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको फिर भी इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन हालांकि हम नहीं, साइंस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, माहिरीन कह रही है, आपके उलमा कराम कह रहे हैं कि ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है, उसको लोगों ने अवॉइड करना शुरू किया है। बजाय कि भाई बात ये कि 2 साल बाद पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, तुम क्या करोगे, अकेला जिंदा रह गए, कोई मकनातीस चिपकाना शुरू हो गया, कोई बल्ब जलाना शुरू हो गया। तो यहाँ इन्होंने बात ये कि लोगों ने, आवाम ने इसको मजाक बनाया, और बात ये कि मजाक बना। अब जब हमने एक थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा सख्ती की, सख्ती से मुराद ये है कि हमने फिर ये कहा कि सिम जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। तो माशाल्लाह से बात ये कि लोगों को अपनी सेहत से बढ़कर सिम जो है वो रिक्वायर्ड थी। तो अब एकदम रश जो है वो क्राउड निकला बाहर, और वो जो रश निकला, रश जब आया जो है जहाँ हमने सेंटर कायम किए हुए उसके अंदर खासी तादाद में, और वैक्सीन इतनी नहीं थी हमारे पास, ये इतनी रेंज ऑफ वैक्सीन। अब होता ही है कि अगर किसी बैंक से अगर आप कैश भी निकलवाने जाएं तो बैंक के अंदर भी 15 लाख रुपए उन्होंने रखे होते हैं, 50 लाख रखे होते हैं। आप करोड़ रुपए लेने जाएं तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम स्टेट बैंक से मंगाएं, एक दिन का वक्त दें। तो हमने भी मंगवाने होते हैं स्टेट बैंक से, बड़ी रकम आपको देनी है। तो यहाँ हमें भी अब एक अगर सेंटर के अंदर वहाँ वैक्सीन अगर 4 लाख वहाँ मौजूद है और वहाँ क्राउड 7 लाख आ जाए तो होता ही है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और सूरत हाल ये है कि ये यहाँ नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त हमें बाइसियत कौम बनने की ज़रूरत है। ये वैक्सीन तो अपनी जगह लगी रही हैं और वैक्सीन अपनी जगह चली रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन आसान तरीका है इसका अगर ख़ात्मा हम चाहते हैं। मज़ीद हम नहीं चाहते कि अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलें, अपने माँ बाप की ज़िंदगियों के साथ खेलें, अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलें। तो बेहतर अमल यही है कि वैक्सीन तो अल्हम्दुलिल्लाह बात यह कि अब हर आदमी इस वक्त वैक्सीन की तरफ जा रहा है। तो मास्क का जो इस्तेमाल है ना, वो मास्क जो कभी ऐसा था कि बात ये है कि बड़े महंगा मिल जाता था और अब 5 रुपए का दस्तयाब होता मार्केट में। आप अपना मास्क का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे हाथ को साफ़ करें, हाथ को धोएं। और ये सब चीज़ें वो जो पहले शुरू के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से एहतियाती तदबीर के तौर पे टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, फिर इसी तरीके से आगाही मुहिम चलती थी मुख्तलिफ स्टेशन पर, मुख्तलिफ क्राइटेरिया पर। अब पिछले 2 साल के बाद अगर सूरत हाल ये देखें कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही है, एक सिर्फ कॉल करो उस पर आता है कि आप एहतियाती तदबीर के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। लेकिन हमें लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत भी है, हम लोगों को बताने की ज़रूरत भी है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, गांव देहात हैं, सिर्फ मैं सिंध की बात नहीं करूंगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां लोगों के पास टेलीविज़न नहीं है, जहां इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो वहां तक भी उनको बताना है कि यार इसका आपका इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जगह आ रही हैं, तो कुछ चीज़ इश्यूज़ भी हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, अब नहीं ये फरमाइए कि गुज़िश्ता रोज़ जो ख़बर रही अहम कराची के हवाले से, वो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के हवाले से थी, मुर्तज़ा वहाब के हवाले से।
अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हिकमत अमली होगी। मसाइल भी आपके सामने हैं, वसाइल भी आपके पास हैं, और अगर क्या ही बेहतर होता कि जो हुक्मरान जमात है जब उसके पास कुल इख्तियारात थे वो डिलीवर कर जाती, तो अब क्या लोग उम्मीद रख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को बदल देने के बाद जो ख़ास तौर पे जो शहर कराची के मसाइल हैं, देरीना मसाइल, पानी का, कचरे का, गंदगी का और इस तरह और बहुत सारे मसाइल हैं, क्या एड्रेस कर पाएंगे, उनको हल कर सकेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, कैसे इसको? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है। ठीक है। और आइनी अगर किसी को चार्ज दिया है या आइनी जो है वो किसी को यहाँ ज्वाइनिंग दी है, तो मैं समझता हूँ कि कानून और आइन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को हम लेके गए। हमें काफ़ी इख्तलाफात मिले, ख़ासतौर पर मुर्तज़ा वाब की इस एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगने के ऊपर ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत से हमारी काफ़ी तनकीद भी हुई कि आप इसको लेकर आ रहे हैं। हालांकि पढ़ा लिखा लड़का है, बरतानिया से उसने तालीम हासिल की है और वेल एजुकेटेड है, नफ़रतें नहीं है, मोहब्बतें हमेशा उसने बांटी हैं, और एक ऐसे ही नौजवान हमें चाहिए था। और बात ये कि कराची के अंदर एक यहाँ पर बड़ा एक जो है वो आवाज़ लगती थी कि सिंधी जो भाई हैं हमारे वो कब्ज़ा कर रहे हैं और ये ख़ुद भी उर्दू स्पीकिंग है। तो यहाँ हमारी वफाकी हुकूमत की तरफ से काफ़ी तनकीद भी हुई। हुआ ये कि हमने आइनी कानूनी तौर पर 2/3 अक्सर हमारे पास मौजूद है, हमें पता है कि किसको कहाँ किस जगह पे हमने एडजस्ट करना है, और आइनी कानूनी जो तकाजे थे हमने पूरे किए। हुआ ये कि ये जो आइन कानून जो 2013 के अंदर बलदियाती एक्ट 2013 पास हुआ, तो ये बलदियाती एक्ट 2013 तमाम वो जमातें जो यहाँ जिनका स्टेक था कराची के अंदर, और ऐसा स्टेक था कि 35 साल से इस कराची को बंद किया हुआ था, और अब 7 दिन कोरोना में कराची बंद हुआ है तो उनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। पूरे कराची को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। अब सूरत हाल ये कि अब आइनी जो कानून साजी जो हुई थी 2013 के अंदर बलदियाती एक्ट में, वो सारे अख्तियारात जो ये एक मैंडेट लेकर जो जमात बैठी थी, वो बकौल उनके कि मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, 4 चेयरमैन हमारे इस कराची के अंदर 4 अजला के अंदर मौजूद हैं, और सैकड़ों की तादाद में काउंसलर हैं, यूसीओ के हमारे चेयरमैन हैं, हमारे MP हैं, MN हैं। तो ये हमें बल्दियात का निज़ाम हमारे हाथ में जो है वो दे दिया जाए। अब बल्दियात का निज़ाम जब उनके हाथ में दे दिया, होता ये कि यहाँ लोग जो है वो देख सिंध हुकूमत की तरफ रहे होते हैं कि ये इनको सिंध हुकूमत की तरफ लगता है कि रोड जो है वो कचरा जो है वो सिंध हुकूमत उठाएगी। ऐसा नहीं था। उस बल्दियाती एक 2013 के अंदर ये चीज़ें हमने जो है वो दे दिए थे इख्तियारात तमाम वो मेयर कराची को कि रोड से अगर कचरा उठाना है तो वो मेयर कराची की जिम्मेदारी है, अगर डेवलप करने रोड बनाने तो मेयर कराची की जिम्मेदारी है, अंडर बाईपास है अगर उसने बनाने तो वो मेयर कराची की जिम्मेदारी है, अगर छोटे नाले यहाँ कराची में 200 छोटे नाले जिसमें बरसाती नाले भी आते हैं, 13 बड़े नाले, इनकी सफाई करना वो मेयर कराची की जिम्मेदारी है। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा कराची के अंदर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स को कराची की पूरी स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना मेयर कराची की जिम्मेदारी। फिर ये बागात जो आपने देखे होंगे जहाँ पार्क हो गए, जहाँ लोग जो है वो खवातीन वॉक करती हैं या बच्चे खेलते हैं, वो पार्क को मैनेज करना बनाना वो मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। फिर इसी तरीके से बच्चों के खेलों के जो मैदानात थे उनको आबाद करना ये मेयर कराची की जिम्मेदारी के अंदर था। ये वो सारी चीज़ें थी कि जो इनको दिया गया था, और देने के साथ साथ इख्तियारात भी दिए गए, और जो वसाइल हमें जितने मिलते हैं उस वसाइल में इनको भी वो वसाइल सारे देने थे। लेकिन हुआ ये कि जो इनको दिया गया, इनका अपना जो है वो साबका इनका एक जो हम इस कराची के अंदर जो है वो नाजिम भी रहा फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनको जितना फंड मिला है, मैंने उस वक्त जब मैं इस जमात में मौजूद था तो मैंने इनसे पूछा था कि 188 अरब रुपए मुझे बताओ कि जो आपने सिंध हुकूमत से लिए वो गए कहाँ। तो इस बहरहाल उनकी आपस के अंदर जो रंजिशें हुई, जो इश्यूज आए, और ये बातें हम भी करते रहे कि हमने जो इनको रिक्वायरमेंट चीज़ें थी, जो पैसे रिक्वायर्ड थे, जो रुकुम रिक्वायर्ड थी, इनको हमने दी। ये तो वो सब चीज़ें थी जो हमने दी। इन्होंने बात ये कि पार्किंग के नाम से इस कराची को अच्छे तरीके से नचोड़ा, उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। कराची के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड, आपके बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लगाए, उसका कोई किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर कराची के अंदर जो इनको पार्क दिए थे कि उनको पार्कों को बनाना है, उन पार्कों के अंदर इन्होंने क्या किया, चाइना कटिंग कर करके उन पार्कों के सौदे किए और पार्कों को जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस सारे निज़ाम को लेकर इन्होंने बात ये कि आखिर में एक पेपर उठाया और एंजॉय करके पेपर फाड़ के चले गए कि हमें तो बात ही कि इख्तियारात ही नहीं थे। अब इख्तियारात नहीं थे, अब घर चले जाते। अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची इंशाल्लाह ताला लगा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ठीक होने जा रही हैं और होंगी अल्लाह के हुक्म से। नहीं, मैं इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी कुछ सियासी मामलात के हवाले से और सियासी तब्दीलियों के हवाले से, इसके ऊपर बात करनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सिंध के हवाले से और बिलखुसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं उसको कैसे हल किया जाए, इसके ऊपर बात हो रही थी। नए एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती हो चुकी है तकरीबन मुर्तज़ा वहाब साहब की, और उस हवाले से जो है बात हो रही थी कि किस हद तक जो है वो डिलीवर करने में कामयाब हो सकेंगे। बहरहाल इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और साथ साथ ये कि काबीना के अंदर भी सिंध की रद्दबदल हुई है एक दफ़ा फिर, और मुख्तलिफ वज़रा के जो पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें तब्दीली हुई, और साथ साथ जो मुशीर हैं उनको भी नए अपॉइंट किया गया। तो इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे। नईम अमान साहब तशरीफ़ फरमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी। ये फरमाइए कि तब्दीलियों की जो इंटरम चेंजेस आ रही हैं क्या वजूहात हैं, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, और नहीं हैं तो क्या जो अपोजिशन में बैठी हुई जमातें हैं उनके उठाए गए सवालात या की जाने वाली तनकीद वजह बन रही है? वाक़तन ऐसा है कि कारकर्दगी से आप भी मुतमईन नहीं थे, क्या वजूहात है? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा गुफ्तगू। देखिए, जो अभी मिनिस्ट्रीज़ जो आगे पीछे हुई हैं, तमाम वो मिनिस्ट्रीज़ थी जिनको 2-2 साल 2.5 साल एक मिनिस्टर को दिया गया था, जो टर्न ओवर दिया था। अब इसमें होता ही है कि कभी कोई इम्प्रूवमेंट करनी होती है, बेहतरी की तरफ कहीं लेके जाया जाता है, तो उसके लिए फिर एक क्राइटेरिया बना हुआ है, उस पर फिर थोड़ा सा हम चेंजिंग जो है वो हमारी जो सिंध हुकूमत है उसके अंदर करती है। लेकिन बात ये है कि जो कुछ जैसे जहाँ जिसको एडजस्ट किया ये वो सब क्वालिफाई करते हैं। हर वजारत के अंदर अपना जो है वो उनको पता है कि अपना लोया पहले भी उन्होंने मनवाया और बेहतर नमूने से और अच्छे तरीके से जो है वो उसको मज़ीद आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि जैसे सईद गनी भाई, अब सईद गनी भाई एजुकेशन की मिनिस्ट्री थी उनके पास, अब वो सिंध कराची के प्रेसिडेंट भी हैं। बात ये कि आपके पीपल्स पार्टी के, फिर उनके पास एक आध मिनिस्ट्री उनके पास और भी थी, तो और भी जिम्मेदारी है इनके पास, बहुत सारी कमेटियाँ थीं। फिर इलेक्शन के भी मामला आते हैं आगे, कैंटोनमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, कैंटोनमेंट के बाद बलजाती इलेक्शन है, उनके ऊपर काफ़ी सारा जो है वो बर्डन था। तो इसमें ये है कि अगर कहीं चेंजेस अगर करते हैं तो वो बेहतरी के लिए करते हैं, और इंशाल्लाह ताला उससे काफ़ी बेहतरी भी आएगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मज़ीद अच्छे की तरफ चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो आपके ख्याल में तब्दीलियाँ इस वजह से की गई हैं कि उन पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन फिर इसमें जैसे जाम खान शोरो का नाम आया तो लोग बड़े हैरान हुए कि इस तरह जो पिछली दफ़ा जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा जिनको तनकीद का निशाना बनाया वो भी इसके अंदर शामिल हो गए एक दफ़ा फिर निसार खोड़ो जैसे जो सीजनल पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पार्टी मेंबर हैं, उनको सेट असाइड किया गया। इसकी क्या वजूहात हैं? तो क्या कुछ तनाज़ात भी हैं जिसके बारे में काफ़ी देर से निशानदेही की जा रही थी कि अंदरूनी मामला ठीक नहीं है, या फिर अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि चंद एक लोग हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं या वही ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, उन्हीं को इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिसमें मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं? क्या ये उसी की एक कड़ी है? आपके ख्याल में वाक़तन ऐसा है कि परफॉर्मेंस को इस दफ़ा जांचा जा रहा है? फरमाइए। देखिए, बात ये है कि इस वक्त क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब हमारे चेयरमैन हैं, और वो जिस तरीके से इस पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से गिलगित तक एक्टिव करने के लिए सुबह शाम अंत तक मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बेस्ट और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लोग आगे बढ़ें। होता ये है कि कहीं पर हमारी तैयारी नहीं होती तो हमें भी जो है वो सख्ती हमें झेलनी पड़ती है, हमें भी डी नोटिफाई कर देती है पार्टी की। बात ये है कि आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो अब जिनका आपने आइडेंटिफाई किया है, जिनका जिक्र किया है, जाम खान शोरो साहब का, काफ़ी टाइम वो बैठे हैं घर पे, और इस दरमियान काफ़ी चीज़ें उन्होंने इंप्रूव की हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने समझी हैं। ठीक है, तो समझने के बाद आप चीज़ों को मजीद आगे लेके गए तो अल्लाह करेगा, मैंने कहा ना, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इल्ज़ाम तो फिर इल्ज़ाम ही हैं। ठीक है, अच्छा, इल्ज़ाम की जहाँ बात हो रही है ना, तो दूसरी पार्टीज़ जो ख़ासतौर पर अपोजिशन में सबसे बड़ी बात है सिंध के अंदर, वो क्या सोचते हैं, इस हवाले से बात करनी ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको भी इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़िज़ा, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप? जी जी बिल्कुल। जी फ़िज़ा, सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगा गुड मॉर्निंग कराची में, और सवाल ये है कि ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इसकी क्या वजूहात आपकी नज़र में हैं, ख़ास तौर पे जो सिंध की काबीना के अंदर इस वक्त तब्दीलियाँ हुई हैं और नए एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, क्या सोचते हैं अपोजिशन वाले, ये ज़रा फरमाइएगा। जी सोच तो क्या जिक्र करूँ आपसे जी, एडमिनिस्ट्रेटर वो बताया गया, उनका मेरिट बता दिया जाए कि उनका मेरिट क्या है, किस बलबूते के ऊपर परफॉर्मेंस क्या है जिसके ऊपर उनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और पूरी की पूरी
सिंध गवर्नमेंट जो है सर, आपको पता है सीएम साहब के पास भी कितने सारे डिपार्टमेंट, उनके पास भी कितनी मिनिस्ट्री, तो वो खुद होल्ड करके बैठे हैं। और यहाँ पे तो जी जंगल राज है। यहाँ पे तो जिस तरह नूरियाबाद पावर कंपनीज का केस है, 2 साल हो गए हैं। ओमनी ग्रुप के साथ सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर जिस तरीके से वो खाया है, उसके ऊपर जितनी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिस तरह मिसअप्रोप्रिएशन हुई है, और उसमें जिस तरह के 2 साल हो गए हैं इस बात को, तो 2 लोग जो उसमें ओमनी ग्रुप से इन्वॉल्व थे, उन्होंने यहाँ तक के 3 बार्गेन के लिए भी नैब से अप्लाई कर दिया। सीएम साहब को सीएम साहब अभी तक इसके अंदर, क्योंकि वो सीएम है, ताकतवर है, इसलिए अभी तक, हालांकि प्रूव है इस बात का कि सीएम साहब इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस करप्शन के अंदर, लेकिन अभी तक उनकी पकड़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मुरादवी शहजाद हैं। अच्छा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर जो उनकी मर्जी होती है वैसे चलता है, जैसे ये चाहें ये वैसा करते हैं। मैं तो आपको यही कह सकती हूँ, आपके सामने। ठीक है, तो आप समझती हैं कि ये डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं जैसे माजी में, तो मुस्तकबिल भी आपको इनका ज़्यादा ताबनाक नज़र नहीं आता। जी, हालात इस तरह के हैं कि अभी मैं रिसेंट इलेक्शन पर विजिट कर रही थी, जो कश्मीर में इलेक्शन हुए, जी जी, बिलावल भुट्टो नहीं जा सके कश्मीर में, तो उन्होंने बजाय इसके कि कमर जमान कायरा को भेजते अपना रिप्रेजेंटेटिव, या फिर खुशी साहब को भेजते, या फिर और इनके बड़े लीडर्स हैं उनको भेजते, लेकिन उन्होंने किसे भेजा? आतिफा जरदारी को। इसलिए कि ये पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोनार्की के ऊपर बीट करते हैं, और ये अपने, और इतने बड़े बड़े सियासतदान पीछे हाथ जोड़ के खड़े हुए होते हैं इन लोगों के। तो नॉइफुली है कि ये भुट्टो की उनकी औलाद नहीं है, हाकिम जरदारी की औलाद है, और उसके बाद इन लोगों का मतलब इस किस्म की पार्टी ये रन कर रहे हैं इस वक्त, जो जिसकी इनको अफेक्ट नजर भी आ रही, तो वो उसकी जो रिड्यूस होती है सिंध तक महदूद होती रहेगी, बल्कि सिंध भी मैं नहीं कहूँगी, मैं इंटीरियर कहूँगी। और जिसकी वजह से ये अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो भी कर रहे हैं उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। कश्मीर में एक और बड़ी गलत काम उन्होंने किया, जो भी था, हमें कोई नहीं ना कश्मीर इशू के ऊपर, तो सारी पार्टी वॉज इट अप्रोप्रिएट कि वहाँ के लोगों को मिलाइन किया जाता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का सूबा बनाने जा रही है, भैया आप कोई स्टेटमेंट दिखा देते। बिलावल भुट्टो इस अगर मैं वैसे उदार स्टेटमेंट देते हैं, आप कोई स्टेटमेंट, कोई आप कोई चीज दिखा दें इस तरह का, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा होगा कि कश्मीर को हम अलग सूबा बनाना चाहते हैं, मतलब आप ठीक, तो बहुत ही ठीक है। मैं ज़रा इसका जी जी, बड़ी पुरानी गवर्नमेंट है, उधर जाके भी बिलावल भुट्टो ने इतना पुराना भुट्टो का नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि वो भी बड़ा अजीब था कि इतने साल पुराना नारा, जो कि वो अभी तक वो ख्वाब का ख्वाब ही है इंटीरियर फिल्म के लोगों के लिए, और रोटी कपड़ा मकान अभी तक ख्वाब का ख्वाब है। ठीक है, ठीक है, मैं ज़रा इसका जवाब लेता हूँ, आप लाइन पे ही रहिए ज़रा। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, वो इस बात का जवाब देंगे। जी फरमाइए, जो फ़िज़ा ज़ीशान ने जिन चीज़ों की निशानदही की है, और ख़ास तौर पे जो कश्मीर के अंदर जो इंतख़ाबात हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैंपेन से यूँ चले जाना, और फिर जैसे उन्होंने कहा कि सीनियर लीडरशिप को जो है वो बाईपास करते हुए फिर आसफ़ा को भेज देना, ये क्या सारे आपके ख़्याल में मामलात ऐसे थे जो कि होने चाहिए थे, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? और फिर वो जैसे नारे की उन्होंने बात की कि ये एक पुराना नारा है, दोबारा लगाकर इसको कैश कराने की कोशिश की गई, कैसे दिफा करेंगे? फरमाइए। असल में बात ये है कि जैसे जाना लाहौर होता है ना, आदमी को पेशावर निकल जाए तो फिर लाहौर आराम से पहुंचता है, तो इसी तरीके 3 साल इनकी प्रोग्रेस को इस पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी जो प्रोग्रेस है वो आवाम के सामने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवाल उठा लिए, ख़ासतौर पर अब ज़ातियात पर भी गए। जी बात ये कि जरदारी साहब हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं, भुट्टो नहीं है। बात ये है कि फिर तो मैं बात करूँ तो
इनकी फिर ज़ातियात की बात करूँ तो इनके अपने भी बच्चे इमरान खान साहब के, जब यहाँ आते हैं ना वो हमेशा कमी ज़रूर उनको मिलती है, और वापस जाते होंगे तो मेरा ख्याल अबू भी उनको मिलता होगा। बात यह है कि करप्शन की दास्तान ये आवाम को बता रही है कि सिंध हुकूमत में यहाँ जो लोग हैं करप्ट हैं, करप्शन करते हैं। तो फिर मेरा सवाल इनसे, मेरी बहन से ये है कि वो अलीम खान किधर किया, वो अलीमा खान कहाँ गई जो 87 अरब रुपए का टीका लगाया आवाम को और कहा कि मेरी सिलाई की मशीनें थी और सिलाई की मशीनों से मैंने ये पैसा सब बनाया, और उस 87 अरब रुपए का 35 करोड़ रुपये हर्जाना भी अदा किया नेब को। फिर बात आती है वो जहांगीर तरीन, जिसको ये कहते थे कि हमारा जो है वो एक पार्टी के ओहदा भी रखता था, जो उसने चीनी के ऊपर चीनी माफिया बन के और टीका लगाया अवाम को 200 अरब रुपए का। फिर मैं अलीम बात करूं परवेज़ खटक की, मालन जब्बा केस के अंदर अभी तक वो ज़ेर समात है और वो सभी तक प्रोसेस के अंदर चल रहा है। फिर अब बहुत सारे ऐसे ना, इन्होंने इस कोरोना जैसी वबा के अंदर ऐसे 200 अरब रुपए के टीके लगाए अवाम को। अतवाद माफिया इनके पास मौजूद है, चीनी माफिया इनके पास मौजूद है, खुसरो बख्तियार आटा माफिया इनके पास मौजूद है, इस वक्त जो है अदवाद माफिया इनके पास मौजूद है। तो बात यह कि माफियाज की इनकी पार्टी में कमी नहीं है, थोड़ा सा शऊर की ज़रूरत है। आप देखें अगर किसी की तैनाती यहाँ हुई है तो बेहतर अमल ये था कि हाँ हम साथ मिलके चलते हैं, मिलके कराची की खिदमत करते हैं, ना कि आप इतराज़ात उठा के और लाके पूरे जो है पूरे सिस्टम को लाके आप ब्लॉक करें और लाके खड़ा कर दें। फिर कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो इनकी क्या प्रोग्रेस रही इन ख़ास तौर पे 3 सालों के अंदर कि इस पूरे पाकिस्तान को उन्होंने जो है अंडे, मुर्गियाँ, कट्टे, जैतून के तेल से मैशत ठीक करना, WCयाँ, फिर आपकी भंग काश करके मुल्क की मैशत हम ठीक करेंगे, ये सब जो है वो कारखाने इस पाकिस्तान को तोहफे में इमरान खान साहब ने इस मुल्क को दिए। कोई बड़ा कोई मंसूबा बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर दिया। जिस पावर प्लांट की बात करें नूरियाबाद की, वो पावर प्लांट वो था जिसको हमने 150 मेगावाट बिजली इनको बना के दी, और इससे पहले तकरीबन 1050 मेगावाट बिजली इनको थर्ड कोल से इनको निकाल के दी। ये वो जब हम चाहते हैं ना, तो बात ये कि सूबे खुद मुख्तारी में वसाइल अपने पास रख सकते थे, और इतनी बिजली है हमारे पास कि अगर हम रखें तो फिर भी बहुत सारी बिजली हम दूसरे सूबों को भी दे सकते हैं। ये वो सब चीज़ें, बात ये कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं तो फिर साबित करना है। पिछले एक अरसे दराज से इल्ज़ामात ही इनके जो है इनकी तरफ से जो है वो लग रहे हैं, और दिन ब दिन बात ये है कि जिस तरीके से अदलिया के हथौड़े, फिर नेब की हथकड़ियाँ और मीडिया ट्रायल जो हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ होता है वो आपके सामने ही है, खुर्शीद साहब के सामने। और केसेस को जैसे थे इल्ज़ामात लगे, यहाँ जो है वो डॉक्टर आसिम नहीं थे, डॉक्टर आसिम साहब को जरदारी साहब ने आया कहा कि आपके केसेस आके फेस करो। फिर शजील मेमन यहाँ नहीं था, आपने आपके केस को अपने केसेस को फेस करो। केसेस हम यहाँ फेस कर रहे हैं, इल्ज़ामात अपनी जगह पर हैं, साबित होना एक अलग बात है। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तो बात ये कि हमने 1.5 साल बाद मिनिस्ट्रियों में रद्दोबदल किया। ये देखें कि पंजाब के अंदर 1 माह में 3 दफ़ा जो है वो IG चेंज हो गया, फिर 4 माह के अंदर एक बजट दिया, फिर 7वें माह में फिर एक बजट दिया। बजट हालांकि साल में 1 दफ़ा आता है, इनकी तरफ से 1 साल में कुछ 6 दफ़ा बजट दिया गया आवाम को। तो सूरत हाल ये है कि तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा असला होनी चाहिए। कश्मीर के जो इलेक्शन थे, इन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने डिलीवर किया, जिस तरीके से शिकस्त इनको मिली 13 ज़मीनी इलेक्शनों के अंदर, उसके बाद हमें तो नज़र आ गया था कि ये कश्मीर के अंदर से भी जो है वो इनका जो होगा हाल, जो इनका होलिया नज़र आ रहा था, जो हालात इन्होंने कश्मीर के साथ, कल जो है वो कश्मीर का एक दिन मनाया गया यकजहती के लिए। 2 साल हो गए, आर्टिकल 370 रिवोक करके इतना माशाल्लाह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, हमारी खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी है कि पूरा कश्मीर उठा के हलवा बना के प्लेट में दे दी। और कश्मीरी जो लोग थे, कश्मीर में जो लोग मौजूद हैं, कश्मीर में उनके साथ हमारे शरक का एक ताल्लुक है, और वहाँ आवाज़ें हम नहीं कोस रहे थे, वहाँ की आवाम की खुद कह रही थी कि ये सौदा इन्होंने किया है और अब ये सूबा बनाने जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि मैं जो है वो कराऊँगा, जो है वो रेफरेंडम कराऊंगा और उसके अंदर पता लगेगा कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद बयानिया दिया है, ये मेरी बहन को मेरे ख्याल अपडेटेड नहीं है, वो खुद को उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने हम कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कश्मीर कहाँ जाना चाहता है। तो हम क्या तस्वर करें, वहाँ की आवाम क्या तस्वर करे। ये जो एम्पायर की उंगली 2018 25 जुलाई को चली थी ना, ये एम्पायर की उंगली फिर चल गई कश्मीर के अंदर, और चल गई, अब चल गई। ये जो हलिया है इन्होंने पाकिस्तान का, जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, मैशत, इनसे पूछे मैशत की कैलकुलेशन दें ज़रा, तो मैशत ये बताती है जी अब ग्रोथ पकड़ रही है। जब ग्रोथ बनी हुई इनको मैशत मिली थी 5.8 पे GDP रेट इनको मिला था, तो उस वक्त क्या मुल्क ठीक नहीं चल रहा था। जब महंगाई की शरह, मैं नहीं, अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि महंगाई की शरह इस वक्त 8.5 पे चली गई है। तो ये तो खुद ये कहते थे कि हम आएंगे करप्शन खत्म करेंगे। 4% करप्शन इस मुल्क में मजीद बढ़ाई है इन्होंने, कम नहीं किए। तमाम माफिया इनके पास मौजूद हैं। ये आए थे, कहते थे हम जो है वो इस मुल्क से गुर्बत खत्म करेंगे। गुर्बत क्या खत्म करेंगे, लोगों को बेरोजगार, मैं नहीं कहता, असद उमर कहता है कि 1 करोड़ 19 लाख लोग बेरोजगार हैं। ये कहते थे हम आएंगे इंसाफ देंगे, बताएं ना कौन सा इंसाफ मिला लोगों को। इसका जवाब फिजा से ले लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बात कर ली जाए मजीद।
फिजा, ये जो सारी बातें अभी इन्होंने की हैं, इसके बारे में कैसे इसका दिफा करेंगी, क्योंकि ये बातें मुख्तलिफ औकात में होती रही हैं और ये जो इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पे लगते रहते हैं। मैं चाहूँगा इसके बारे में कुछ कहिए, जो गुफ्तगू अब तक हुई है और जिन चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की है। जी और दूसरा कह नहीं, जिसने तो मगरिब की बात की है, बात तो बिल्कुल ही इन्होंने फर्क खुद ही बता दी है। ये बात हुई नहीं, ये बात इल्जाम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहाँ जहाँ भी नैब के केसेस चल रहे हैं, नैब के केसेस हमारे ऊपर भी ठीक है, हमारे लोगों पर भी चल रहे हैं, आपके लोगों पे भी, वो तो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड चल ही रहा है। उसके अंदर कोई अलहदा से कोई रगड़े में नहीं आ रहा। हाँ, जो आ रहे हैं वो उनका प्रोसीजर मुकम्मल हो रहा है तो फिर जाके वो आ रहे हैं। और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से माफिया बोल दिए, तो मेरे भाई जरदारी साहब से बड़ा माफिया तो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। जितने बड़े शुगर माफिया माशाल्लाह से वो हैं, उससे बड़ा तो पूरे के पूरे सिंध को उन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ है, सिंधियों को। और खसरो बख्तियार के लिए जिस तरह से यहाँ पे लूट मार हुई है, जिस तरह से यहाँ पे गंदम गायब हो जाती है, आते वक्त मोटरवे से गंदम, अरबों की गंदम गायब कर लेते हैं ये लोग। तो इनका ख्याल है कि ये क्या है, ये कितने बड़े डाकू हैं, किस तरह की सियासत कर रहे हैं ये। इनको तो ये भी मतलब, अगर इनको एनसीओसी से कोविड की, जिसे दुनिया में माना कि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी है, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, आज दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। तो कोविड को हमने जिस तरीके से कंट्रोल किया, जो मेजर्स लिए, अगर एनसीओसी इनको कोई हिदायत देती है, ये उस पर भी अकड़ जाते हैं। क्यों अकड़ जाते हैं भाई? आप मिल के काम करें हमारे साथ। आपको नहीं पता कि हमारी मईशत जो है अभी फिलहाल मुतहम्मिल नहीं है इस चीज़ की कि हम बहुत सख्त लॉकडाउन लगाएं, लेकिन नहीं, मैं ना मानू वाली रट है इन लोगों की इस तरह के चांसेस की वजह से। मैं कहती हूँ कि इतना अरसा हो गया है कि इनको कुछ पैसा दो, वो जाके खुद खाने बैठ जाते हैं, अपनी प्राइवेट इनकी जो बाहर के फॉरेन टूर्स लग रहे होते हैं इनके, वो उसके ऊपर लगा देते हैं। इनको तो फिक्र ही नहीं है बिल्कुल भी लोगों की। इनको ये भी फिक्र नहीं है कि यार ये दौर जो है ये सोशल मीडिया का है, इसमें सब कुछ आकर जाके सामने आ ही जाता। अब ये पुराने वाली लूटमार नहीं रहेगी, कितनी देर तक रहेगी? अब तो आखिर वो वक्त आ गया कि नवाज शरीफ को भी रगड़ा लगने लगा। मतलब कहते थे ना क्या कर सके। इमरान खान ने वादा किया हुआ कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं है कि इसको पकड़ के, जो ये मुजरिम है इनको एक एक को पकड़ के सजा मिलेगी इंशाल्लाह। तो जब मिलेगी तो ये नवाज शरीफ से आप वापस आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इन लोगों की भी मिलेगी। और इंशाल्लाह सीएम जो यहाँ का है, जिसने ये करप्शन की है, जिसने साफ खुली करप्शन नूरियाबाद में भी की है और बहुत सारे केसेस में की है, इनको भी सजा मिलेगी। हम तो इसी बात पे कहना है, हमारी गवर्नमेंट रहती है रहे, नहीं रहती ना रहे। हम लोग ना कमाने आए हैं ना पैसा बनाने आए हैं। हम लोगों के अंदर अगर कोई बंदा आ भी जाता है जिसने करप्शन की, बिल्कुल उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और हमारा मकसद ही यही है, हमारी सियासत ही है। जी आखिरी चंद लम्हात हैं। जी असल बात ये है कि जिसकी निशानगी कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी करप्शन की है, जरदारी साहब तो यही है। बात ये कि 18 साल उन्होंने जेलें फेस की हैं और इस आज़ाद अदलिया ने उनको रिहा किया और कहा कि आपके खिलाफ कोई हमें एविडेंस नहीं मिला। हम तो जेलों को फेस कर ही रहे हैं। इमरान खान साहब, मैं क्वालिटी आपको बताऊं, क्वालिटी वही है कि खुद चोरी नहीं करता, उसे चोर रखे हुए, डाकू रखे हुए अपने साथ। जो काबीना में इस वक्त मौजूद हैं, जिनके खिलाफ FIA की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अब वो एक आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत बनाने के लिए या फिर वज़ीर आज़म साहब को दोबारा लाने के लिए क्या क्या हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए। माफियाज की तरीक़े इंसाफ में मेरा नहीं ख्याल की कमी है। और बात ही कि तरीक़े इंसाफ को आज अगर फॉरेन फंडिंग केस खोल दे ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी बुनियादी बात यह है कि करप्शन से स्टार्ट हुई हो, जिसने इसराइल से पैसा मंगाया हो, इंडिया से रकूम मंगाई हो, और बात यह है कि एक अच्छी चलती हुई हुकूमत को डीरेल करने के लिए ऐसे साजिशी लोगों ने इनके साथ मिलकर
काबिज करने की कोशिश की, इस पूरे मुल्क को आज डीरेल करके रख दिया। जैसे रेलवे माशाल्लाह बात ये कि अपने टाइम पे पहुंचती थी 18, आज वहाँ भी 12-12 घंटे यहाँ वहाँ सूरत हाल ख़राब है। लाइट बिजली का निज़ाम इन्होंने धर्म भरम करके रख दिया। बात ये कि हम कहते हैं करें आप, बात ये कि अगर नेप कोई कर रहा है तो हमने तो मना नहीं किया, नेप करे लेकिन क्रॉस द बोर्ड करे। अब बात ये कि हमें नेप पहले पकड़ लेता है और फिर उसके बाद इंक्वायरी करता है। अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, परवेज खटक को पहले उसकी इंक्वायरी करता है और सोचता है पकड़े या ना पकड़े। तो ये दोहरा मेयार मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अवाम देख रही है। ठीक है, नहीं मोहम्मद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी नवाजिश। प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, हमसे बात की। फिज़ा ज़ीशान आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमसे यहाँ पर गुफ्तगू की सियासी मामलात के हवाले से, और ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहता है। फैसला आपने करना है, जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, कौन कितना डिलीवर करने में कामयाब हुआ है। और शायद अब लगता है, ऐसा महसूस ही होता है कि ये जो पहले कहा जाता था कि जिसको जितने वोट पड़ेंगे उसकी कारकर्दगी इस बात की गमाज़ी करेंगे ये वोट्स कि उसने कितना लोगों तक जो है वो काम किया है या लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, तो शायद ये अब जो मेयार था ये अब नहीं रहा है, शायद ऐसा महसूस होता। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरा सेगमेंट हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।